हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज फिर से क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 3 का वीडियो पार्ट 4 लेकर आया। यह हमारा चैप्टर 3 का पार्ट वीडियो 4 यह लास्ट वीडियो यह है। पार्ट 3 का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। देखिए, आप लोग अगर अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वीडियो का फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात जननांगों में गैमेट के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम अर्थात टेस्टिस में स्पर्म्स बनता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी में ओवम बनता है। देखिए यहाँ है जो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, यह बार बार पूछता है एग्जाम में गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेट जो बनता है उसकी प्रक्रिया को, उसे बनाने की प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात जननांगों में गैमेट के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जैसे मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम जब आपस में संलयन होता है तो वह यह युग्मक संलयन बनता है तो वह एक बच्चे का निर्माण करता है। इसी तरह है गैमेटोजेनेसिस, आपस में फीमेल एंड मेल गैमेट आपस में मिलेगा तो बनेगा, वह बच्चे का निर्माण होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यानी शुक्राणु जनन। स्पर्मोजेनेसिस का मतलब शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है, तो चलिए देखते हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म में क्रोमोसोम होता है। स्पर्म में क्या क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। मेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा। मेल क्रोमोसोम 2n में यानी XY क्रोमोसोम में होता है, जिसकी संख्या 46, 44 प्लस XY होती है, और फीमेल में होती है 44 प्लस XX और मेल में 44 प्लस XY। यह फीमेल और मेल का क्रोमोसोम की जो संख्या है वह है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्म यानी शुक्राणु। तो हमारा चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक है स्पर्म यानी शुक्राणु किसे कहते हैं? किसी भी स्वस्थ मेल में मेल सेक्सुअल हार्मोन एंड्रोजन, मेल में कौन सा सेक्सुअल हार्मोन होता है? एंड्रोजन का स्राव 12 से 15 वर्ष की आयु में होती है। किसी भी मेल में जब वह 12 से 15 वर्ष की हो जाता है तो उसमें मेल सेक्सुअल हार्मोन यानी एंड्रोजन स्राव होने लगता है। तब उस मेल में मेल गैमेट अर्थात स्पर्म बनने लगता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल में कितने वर्ष में स्पर्म बनता है? तो स्पर्म बनता है 12 से 15 वर्ष की उम्र में मेल में, और फीमेल में 13 से 15 है। चलिए और देखिए यहाँ स्पर्म मटमैले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। स्पर्म क्या होता है? मटमैले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। एक बार सेक्सुअल रिलेशनशिप में अधिकतम 4 ml सीमेन निकलता है। जब कोई भी मेल फीमेल रिलेशनशिप में आता है तो मेल से 4 ml सीमेन ही निकलता है एक बार में।
एक बार में कितना ml सीमेन निकलता है? 4 ml। और मेल सेक्सुअल हार्मोन क्या है? एंड्रोजन। और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है एस्ट्रोजन। चलिए, स्पर्म के निम्नलिखित भाग होते हैं। स्पर्म के कौन कौन से भाग होते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। स्पर्म यानी कहे तो शुक्राणु। तो फर्स्ट में है सिर यानी हेड, जिसमें केंद्रक रहता है। इसके ऊपरी भाग में गोल्जिकाय से बना एक्रोसोम, जो हेड होता है उसमें केंद्रक रहता है। इसके ऊपरी भाग में गोल्जिकाय से बना एक्रोसोम होता है, जो निषेचन के समय स्पर्म को फीमेल गैमेट में प्रवेश करने में सहायता करता है। जो स्पर्म का हेड होता है वह फीमेल गैमेट में प्रवेश करने में सहायता करता है। एक्रोसोम फीमेल गैमेट में प्रवेश करने की सहायता करता है। चलिए, अब दूसरा है गर्दन यानी ग्रीवा, नेक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें सेंट्रियल होता है। सेंट्रियल गर्दन में क्या होता है? सेंट्रियल। देखिए, और तीसरा यहाँ मध्य भाग, मिडिल पीस। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा गृह होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के मध्य भाग में। और तीसरा है हम लोग का पूंछ यानी टेल। पूंछ यानी टेल। तो चलिए देखते हैं यह क्या है। टेल यह कोशिका द्रव का बना होता है। टेल किसका बना होता है? कोशिका द्रव का, एवं स्पर्म को सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखता है। जो टेल होता है वह स्पर्म को गतिशील बनाए रखता है। एक वयस्क मनुष्य एडल्ट मेल प्रतिदिन लगभग 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 स्पर्म का निर्माण होता है। जो एक स्वस्थ या वयस्क मनुष्य जिसमें प्रतिदिन लगभग 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13 स्पर्म की निर्माण होती है। किसी भी मनुष्य में जिसमें स्पर्म बनने की उम्र हो, क्षमता हो, जो अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस में पहुंचकर संचित रहता है। स्पर्म कहाँ संचित रहता है? अधिवृषण में। ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, स्पर्म कहाँ संचित रहता है? तो अधिवृषण में। चलिए हम लोग देखते हैं एक स्पर्म का चित्र। यहाँ देखिए, यह है हम लोग का हेड, जो है ना, यह हम लोग का हेड है। ये है एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम। और गर्दन ये है हम लोग का गर्दन यहाँ। और न्यूक्लियस यहाँ है। मिडिल पीस यह है, यहाँ से यहाँ मिडिल पीस है, यहाँ टेल है। कोई भी फिगर हम लोग बनाते हैं तो वह किस चीज़ का फिगर है हम लोग को लिखना अनिवार्य रहता है। तो यह ह्यूमन स्पर्म का फिगर है। चलिए हम लोग का अब दूसरा है क्वेश्चन, अंड जनन यानी ओओजेनेसिस। ओओजेनेसिस क्या है? ओओजेनेसिस अंड जनन। अंडा बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडे के निर्माण की प्रारंभिक क्रियाएं शुक्राणु जनन के पहले से ही आरंभ हो जाती है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो 25 सप्ताह की अवस्था में माइटोसिस के द्वारा सभी डिम्ब कोशिका जनन का निर्माण कर लेता है। जो 25 सप्ताह होता है उसमें माइटोसिस के द्वारा सभी डिम्ब कोशिका जनन का निर्माण कर लेता है। इसकी संख्या लगभग 45,000 से 65,000 तक होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 45,000 से 65,000। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछेगा। माइटोसिस द्वारा सभी डिम्ब कोशिका जनन का निर्माण कर लेता है, जिसकी संख्या होती है, डिम्ब की संख्या होती है। तो डिम्ब की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ 45,000 से 65,000 तक होती है। यहाँ 45 से 65,000 तक होती है।
चलिए अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं मासिक चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देख लेते हैं। महिलाओं में 11 से 13 वर्ष की आयु में, महिलाओं में कितने वर्ष की आयु में? 11 से 13 वर्ष की आयु में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। और पुरुष में 12 से 14 या 15 वर्ष की आयु में एंड्रोजन हार्मोन स्राव होता है 12 से 15 या 14 वर्ष की उम्र में। और महिलाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में एस्ट्रोजन हार्मोन स्राव होता है, जिसके वजह से महिलाओं में शारीरिक प्रक्रियाएं अर्थात आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। महिलाओं में शारीरिक प्रक्रिया अर्थात आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, जिसे मासिक चक्र यानी एमसी कहते हैं। हम लोग उसे एमसी कहते हैं। एमसी प्राइमेट एनिमल में होता है। एमसी प्राइमेट एनिमल में प्रत्येक माह 28 दिनों पर इसकी पुनरावृत्ति यानी रिपीट होती है। जैसे एग्जाम्पल में है बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मनुष्य इत्यादि। इन सबों में 28 दिनों पर जो होता है मासिक चक्र होता रहता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्राइमेट जंतुओं में जो प्राइमेट एनिमल होता है उसमें कितने दिनों के बाद एमसी का रिपीट होती है, यानी रिपीट बोले तो पुनरावृत्ति कितने दिनों में होती है, तो 28 दिनों में रिपीट होती है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है जनन परत, जर्मिनल लेयर। हम लोग का जो टॉपिक है जनन परत, जर्मिनल लेयर, इसको देखते हैं। जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। जनन परत कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग का जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट में है हम लोग का एक्टोडर्म। फर्स्ट में क्या है हम लोग का? एक्टोडर्म। तो चलिए एक्टोडर्म को देखते हैं। एक्टोडर्म क्या होता है? एक्टोडर्म कोशिकीय त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका को बनाती है। जो एक्टोडर्म होता है वह कोशिकीय त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका तंत्र को बनाती है। और हम लोग का जो दूसरा है वह मेजोडर्म है। मेजोडर्म क्या? मेजोडर्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेजोडर्म क्या होता है। मेजोडर्म आहार नाल का निर्माण करती है। मेजोडर्म किस चीज़ का निर्माण करती है? आहार नाल का निर्माण करती है, जो बाद में परिवर्तित होकर पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जो परिवर्तित होकर पाचन तंत्र विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इस स्तर की कोशिकाएं श्वसन तंत्र, मूत्राशय तथा कर्ण के मध्य भाग को भी बनाती है। जो हमारा मेजोडर्म होता है वह लास्ट में कर्ण का मध्य भाग बनाता है, मूत्राशय तथा कर्ण का मध्य भाग बनाती है। और हमारा है तीसरा यहाँ इंडोडर्म। क्या है? इंडोडर्म। तीसरा हमारा इंडोडर्म है। तो चलिए हम लोग इंडोडर्म को देखते हैं क्या होता है इंडोडर्म। मांसपेशियाँ, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, वृक्क यानी किडनी तथा जननांगों को बनाती है। जो इंडोडर्म हम लोग का होता है वह मांसपेशियाँ, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, वृक्क तथा जननांगों को बनाती है। 1 महीने बाद शिशु का हृदय का निर्माण होता है। कुछ रूल है जो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट बार में रूल है, यह जो मादा के शरीर के अंदर बच्चा का निर्माण होता है वह
कितने माह में क्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग का है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है 1 महीने बाद शिशु का हृदय का निर्माण होता है। जो फर्स्ट माह होता है उसमें शिशु का हृदय का निर्माण होता है फर्स्ट माह में। दूसरा है दूसरे माह के बाद पैर और उंगलियां बनती है। जो दूसरा माह होता है उसके बाद पैर और उंगलियां बनती है। चलिए, और तीसरा देखिए, तीसरा पहली 3 माह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंगों की रचना हो जाती है। जो तीसरा माह होता है उसके अंत तक लगभग प्रमुख, जैसे जो भी सभी प्रमुख अंग है उसकी रचना हो जाती है। 5वें माह के दौरान गर्भ में शिशु की पहली गतिशीलता और सिर पर बाल उग जाता है। जो 5वां महीना होता है, 5वां महीना जो है, 5वां महीना के दौरान गर्भ में शिशु की पहली गतिशीलता यानी चलता है, सिर पर बाल भी उग जाता है। 5वें, जैसे कोई लेडीज हो गया, उसके जब 5 माह पूरा उस बच्चे का, तो वह पेट में चलने लगता है, तो उसका माँ समझ जाते हैं हाँ कि बच्चा अंदर है पेट में और चल भी रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं 5वां क्या है। तो 5वां है हम लोग का 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। इसके साथ ही आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती है और ब्रौनियाँ भी बन जाती है। जो 24वां सप्ताह के अंत होता है, पूरे शरीर पर कोमल बाल, जो कोमल कहने का मतलब जो मुलायम हो, कोमल बाल निकल आते हैं। इसके साथ ही आँखों की पलक, जो आँखों का पलक होता है, अलग हो जाती है और ब्रौनियाँ भी बन जाती हैं। चलिए हम लोग का छठा है 9 माह या 9.5 माह के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। जो माँ के पेट में बच्चा पला रहता है, वह 9 से 9.5 माह के अंदर वह पूर्ण विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। जो फुल टर्म बेबी होता है, और जब शरीर से, जो माँ होती है उनके शरीर से बाहर जब वह बच्चा जन्म ले लेता है, तो उसे हम लोग न्यू बेबी कहते हैं। क्या? न्यू बेबी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि न्यू बेबी किसे कहते हैं, या कोई सब्जेक्टिव में ही पूछ ले न्यू बेबी किसे कहते हैं, तो हम लोग उसका जवाब देंगे कि जब कोई मादा शरीर के अंदर से बच्चा का जब जन्म हो जाता है, उसे हम लोग न्यू बेबी कहते हैं। और फुल टर्म बेबी किसे कहते हैं कोई पूछे, तो जब मादा शरीर के अंदर ही बच्चा पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रसव के लिए तैयार होता है, तो हम लोग उसे फुल टर्म बेबी कहते हैं। चलिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रसव। प्रसव क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रसव देखते हैं, प्रसव क्या है। सगर्भता के पूर्ण समय हो जाने के बाद गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होता है। जब सगर्भता के पूर्ण हो जाने के बाद गर्भ में विशेष रूप से संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु जनन नाल द्वारा बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जो सगर्भता का कहने का मतलब है कि जब बच्चा शरीर के अंदर से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, तो जनन नाल के द्वारा बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय पेशी में संकुचन उत्पन्न करती है। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गर्भाशय पेशी में
गर्भाशयी पेशी में संकुचन उत्पन्न करती है कौन सा हार्मोन? तो ऑप्शन में आप लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मारिएगा। चलिए, और आगे है हमारा शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या प्रसव कहते हैं। जो ये सारा प्रक्रिया होता है उसे हम लोग प्रसव कहते हैं। प्रसव से पूर्व अर्थात शिशु के जन्म से पहले जब गर्भाशय में संकुचन शुरू होता है तब गर्भाशय सहित मादा जननांगों में पीड़ा उत्पन्न होता है। जो दर्द होता है वह उत्पन्न होता है जिसे प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेबर पेन किसे कहते हैं, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है उस जन्म होने के पहले जो दर्द होता है उसे हम लोग लेबर पेन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दुग्ध स्रावन लैक्टोसिन। तो हमारा लैक्टोसिन क्या है, दुग्ध स्रावन क्या है, चलिए देखते हैं। स्त्री में सगर्भता के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होता है एवं शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन आरंभ हो जाता है। दुग्ध स्रावन के आरंभ में माँ के दूध में कई पदार्थ एवं एंटीबॉडीज रहते हैं जो शिशु के रोग में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। जो देहात में होता है, जो माँ का फर्स्ट दूध होता है उसे जो निकाल कर बिक दिया जाता है उसे नहीं निकाल कर बिकना चाहिए। उसे अगर बच्चे को पिलाते हैं तो वह बच्चा बहुत ही स्वस्थ हो जाता है। जो फर्स्ट माँ का दूध होता है उसमें एंटीबॉडीज एंड कई प्रकार के जो एंटीबॉडीज और कई प्रकार के पदार्थ होते हैं वह पूरे अच्छे रहते हैं और उसे निकाल कर बिकना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को पिलाना चाहिए। उससे उसका बच्चा का शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कोई बीमारी भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता हुआ। ये टॉपिक हम लोग का लास्ट चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर है उसके वीडियो पार्ट 4 का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग चौथा चैप्टर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रोज़ क्विज चाहते हैं ऑब्जेक्टिव तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मेरे फेसबुक का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। जिसको भी जुड़ना है वह जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग का समाप्त होता हुआ।